ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। इससे पहले हमने जो पेमेंट डिज़ाइन का सेक्शन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ा डिटेल में। उसके बाद हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन को डिस्कस किया थ्रू, और उसमें ईज़िल कैलकुलेशन डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने फ्लेक्सिबल डिज़ाइन जो है वो एश्तो मेथड या एश्तो प्रोसीजर के ऊपर डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन की। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत, इट इज़ ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ रिजिड पेमेंट। ठीक है, रिजिड पेमेंट के बारे में ये एक इंट्रोडक्टरी का लेक्चर है जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें, हम एक डिज़ाइन की तरफ तो रिजिड पेमेंट की नहीं जाएंगे, लेकिन जो रिजिड पेमेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि फ्यूचर में आपको जो है जो 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 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसको मैंने सारा समराइज किया है इन दिस लेक्चर रिजिड पेमेंट के हवाले से। ठीक है, रिजिड पेमेंट तो ऑलरेडी लेक्चर जो पेमेंट डिज़ाइन के लेक्चर को हमने स्टार्ट किया था तो उसको थोड़ा बहुत कंपैरिजन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट में थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी हमने डिस्कस की थी, लेकिन आज दोबारा हम थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिजिड पेमेंट क्या होती है, इसको हम कंक्रीट पेमेंट भी कहते हैं या वो पेमेंट जो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें मेन जो डिफरेंस है वो बाइंडर का होता है। इसमें सीमेंट जो है वो एज अ बाइंडर एजेंट यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा लोड जो है वो स्लैब खुद बर्दाश्त कर रहा होता है। इस वजह से इसमें बेस कोर्स या सब बेस कोर्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोड ट्रांसफर तो सारा का सारा रिजिड पेमेंट ने स्लैब के थ्रू करना है। ठीक है, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, सारा का सारा लोड ट्रांसफर जो है वो बेयरिंग कोर्स नहीं करता, बल्कि तमाम लेयर्स कंट्रीब्यूट करती हैं इन द लोड ट्रांसफर। जबकि यहाँ पे क्या है, तमाम लोड जो है वो कंक्रीट का जो स्लैब है वो खुद बर्दाश्त कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस कोर्स या सब बेस कोर्स अगर हम देते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी किस मकसद के लिए देते हैं। उनकी कुछ और पर्पसेस हैं। उसमें ये है कि कभी कभार जो है रिजिड पेमेंट में एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं पंपिंग। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा ये पंपिंग क्या चीज है। ठीक है, पंपिंग इसकी डिटेल डिस्कशन लास्ट इस लेक्चर के लास्ट स्लाइड पे मौजूद है, लेकिन उसमें ये है पंपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो पेमेंट में कभी कभार क्रैक्स आ जाती हैं। कंक्रीट पेमेंट की बात हो रही है। ठीक है, स्लैब में जब स्लैब में कोई क्रैक आ जाता है, उस क्रैक की वजह से ऊपर से पानी उस क्रैक के अंदर चला जाता है और नीचे स्लैब के तह में वो पानी जमा हो जाता है। ठीक है, अब जब उसके ऊपर गाड़ी गुजरती है तो उससे क्या होता है, वो पानी प्रेशर की फॉर्म में वो बाहर निकलने की कोशिश करता है दोबारा उस क्रैक के थ्रू। और वो जैसे चश्मा निकलता है ना, चश्मा पहाड़ों में आपने देखा होगा, चश्मा निकलता है किसी भी पहाड़ी से तो वो एक प्रेशर से निकलता है। जब पहाड़ों में भी एक क्रैक होता है पहाड़ी के दौरान, उसी क्रैक में से या उसी सुराख में से, ठीक है, क्या होता है, पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है और वो पानी जो है, या आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें, किसी भी चीज के नीचे मतलब आप कीचड़ रख लें और कीचड़ के ऊपर अक्सर हम एक ईंट रख लेते हैं। आप लोगों ने देखा हो कीचड़ के ऊपर से गुजरने के लिए, जब आप कीचड़ के ऊपर पैर, उस ईंट के ऊपर पैर रखते हैं तो साइडों से कीचड़ जो है और या कीचड़ वाला जो पानी है वो प्रेशर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। या इसको पंपिंग क्यों कहते हैं, पंप क्या होता है कि हम ऊपर से जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो पानी फिर ऊपर की तरफ आ जाता है टू द सरफेस। सेम वही फिनोमेना होता है कि अक्सर जब क्रैक्स के थ्रू पानी चला जाता है या फिर जो आपके पास वाटर टेबल है उसका पानी ऊपर स्लैब की पोर्शन की तरफ आ जाता है, तो वो नीचे चूंकि ड्रेनेज नहीं हो रही होती है तो वो पानी स्लैब के नीचे एकमुलेट हो जाता है। अब अगर कोई क्रैक वगैरह स्लैब के अंदर मौजूद है
और उसके ऊपर गाड़ी गुजरती है, तो क्रैक के एक साइड पे जब गाड़ी होती है तो वो जाके नीचे स्लैब के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। जब वो स्लैब के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये जो नीचे पानी है स्लैब के नीचे, वो उस क्रैक के थ्रू बाहर की तरफ ऊपर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सारा का सारा जो पेमेंट है वो पानी उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड पंपिंग, ठीक है। तो ये जो बेस कोर्स हम देते हैं या सब बेस कोर्स हम देते हैं, इसका मेन एम ये होता है कि हम पंपिंग को कंट्रोल करने के लिए ये लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये पंपिंग कैसे कंट्रोल होगी, जब ड्रेनेज होगी प्रॉपर, मतलब पानी स्लैब के नीचे जमा नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर पंपिंग का इशू नहीं होगा। क्लियर है ना। तो एक तो ये है कि पंपिंग कंट्रोल करता है। अब पंपिंग कैसे कंट्रोल होगी, जब ड्रेनेज प्रॉपर होगी तो ये पंपिंग कंट्रोल होगा। अब ये बेस कोर्स या सब बेस कोर्स जो है ये ग्रेन्युलर लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब ग्रेन्युलर लेयर्स हैं तो डेफिनेटली स्लैब तो ग्रेन्युलर नहीं है ना, स्लैब तो मतलब वो तो नॉन परवियस है, ठीक है। तो उससे तो पानी आर पार नहीं गुजर सकता, तो इस वजह से ये बेस कोर्स या सब बेस कोर्स दिया जाता है ताकि ड्रेनेज जो है वो आसानी से हो सके और ये जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है वो सारा का सारा दूसरे साइड पे निकल जाए, ड्रेन आउट हो सके। तीसरा जो एम है जिसके लिए हम सब बेस या बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो है फ्रॉस्ट एक्शन को कंट्रोल करना। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, फ्रीज एंड टॉ एक्शन। ये नाम आप लोगों ने कंक्रीट के कोर्सेज में पढ़ा होगा। इसमें ये होता है कि आपका जो फ्रीज हो जाता है सर्दियों में, ठीक है। अब जब फ्रीज हो जाएगा नीचे सर्दियों में और वापस जो है गर्मियों में जो है वो पिघल जाएगा, जो पानी एकमुलेटेड वाटर है, तो उससे क्या होगा, उससे स्वेलिंग होगी, ठीक है, पेमेंट के अंदर, और उसी की वजह से मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स स्लैब के अंदर आ सकती है। तो इस वजह से जब हम सब बेस या बेस कोर्स देते हैं तो ये फ्रीज एंड थॉ एक्शन को भी कंट्रोल करता है। लास्टली जो सबग्रेड होता है उसमें अगर किसी भी किस्म की स्वेलिंग हो रही है या श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी सबग्रेड उसको भी ये बेस कोर्स या सब बेस कोर्स कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि तमाम लोड तो स्लैब खुद बर्दाश्त करता है। अब अगर बेस कोर्स या सब बेस कोर्स हम देते हैं तो उनका क्या एम है, क्योंकि लोड में तो लोड ट्रांसफर में तो ये कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो उनका मेन एम यही है कि हमने इससे ड्रेनेज को जो है मेन रीजन ये है कि ड्रेनेज पर्पस के लिए हम देते हैं पंपिंग, फ्रॉस्ट एक्शन या सबग्रेड की स्वेल या श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। दिस इज अ टिपिकल रिजिड पेमेंट जो ऑलरेडी आप लोगों ने जो है अगर कश्मीर हाईवे पे आप लोगों ने ट्रेवल किया होगा इन इस्लामाबाद, तो उसका जो लास्ट एंड पे टू लेयर्स लेन्स हैं, दे आर मेड ऑफ रिजिड पेमेंट, ठीक है। सिमिलरली आप जलोजे में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम वो जो सर्कुलर रोड है उससे नीचे की तरफ सिविल डिपार्टमेंट पार्क की तरफ हम नीचे उतरते हैं तो वहां पे भी आपको रिजिड पेमेंट नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो लोड ट्रांसफर होता है वो थ्रू बीम एक्शन होता है। व्हाट इज बीम एक्शन? बीम एक्शन का मतलब ये है कि जब भी हम लोड किसी भी पेमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर, तो उससे क्या होता है, ये जो टॉप फाइबर है या जो टॉप सरफेस है उसमें बेंडिंग आती है, ठीक है, और टॉप सरफेस में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है, जबकि बॉटम जो फाइबर है या जो बॉटम सरफेस है जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, वहां पे आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। ये फिनोमेना ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ये है कि इस वजह से चूंकि कंक्रीट वीक है इन टेंशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट में नीचे हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नीड ऑफ द रिजिड पेमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल भी होता है कि सर ये रिजिड पेमेंट हम क्यों देते हैं, इसका मेन एम क्या है? अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है
और तो वो कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं, रीजंस हो सकता है जिसकी बिना पे हम वहां पे फ्लेक्सिबल पेमेंट की बजाय रिजिड पेमेंट को प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जहां पे आपके पास हैवी लोडेड ट्रैफिक होगा वहां पे रिजिड पेमेंट को प्रेफर किया जाता है। अब ये भी कुछ स्टूडेंट्स के जहन में सवाल होगा कि शायद रिजिड पेमेंट मजबूत ज्यादा होती है, वो ज्यादा लोड ले सकती है, इस वजह से वहां पे हैवी ट्रैफिक के लिए रिजिड पेमेंट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, हैवी लोडेड ट्रैफिक में जहां पे हैवी लोडेड ट्रैफिक ज्यादा हो वहां पे रिजिड पेमेंट इसलिए प्रेफर करते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजिड हैवी लोडेड ट्रैफिक की वजह से डिटोरिएट हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, उसके सरफेस में वेर एंड टेयर बहुत ज्यादा आता है। ठीक है ना, जब वेर एंड टेयर ज्यादा आएगा तो उसकी मेंटेनेंस बार बार करनी पड़ेगी। तो इस वजह से लोड ट्रांसफर का इश्यू नहीं है, वही लोड आप फ्लेक्सिबल पेमेंट से भी जो है वो के लिए भी डिजाइन, उसी लोड के लिए आप फ्लेक्सिबल पेमेंट भी डिजाइन कर सकते हैं और उसी लोड के लिए फिर आप रिजिड पेमेंट भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि चूंकि बार बार पेमेंट डिटोरिएट हो जाती है, वेरिंग कोर्स खराब हो जाती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इस वजह से हम हैवी लोडेड ट्रैफिक के लिए रिजिड पेमेंट देते हैं, क्योंकि ये डिटोरिएट नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रेसेस जो हैं वो कम आती है और बार बार उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। दैट इज द रीजन कि वहां पे फिर हैवी लोडेड ट्रैफिक के लिए रिजिड पेमेंट दिया जाता है। जो दूसरा एम है रिजिड पेमेंट देने का वो है वेरी हैवी रेनफॉल। मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए दो चीजें हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं, एक हैवी लोड, ठीक है, और दूसरा पानी, वाटर। ठीक है, अब जब पानी एकमुलेट होगा सरफेस के ऊपर रेनफॉल की शक्ल में या फ्लड्स की शक्ल में, तो उससे क्या होता है, बिटुमेन या वेरिंग कोर्स जो है वो अपना बॉन्ड लूज कर लेता है। ठीक है, जब अपना बॉन्ड लूज कर देता है तो मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रेसेस पेमेंट के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से सिग्रीगेशन होती है रोड सरफेस के ऊपर, और एंड दैट इज द रीजन कि वहां पे फिर उसको बार बार मेंटेन करना पड़ता है। तो फिर बजाय इसके कि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट दे, उन जगहों पे हम रिजिड पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप जलोजे में अपनी हॉस्टल्स की तरफ जाते हैं, ये जो अबू बकर हॉस्टल है, तो वहां पे कुछ पोर्शन में उन्होंने रिजिड पेमेंट दिया है। ठीक है, अब ये क्यों दिया है, क्योंकि वहां एक साइड से पानी आ रहा होता है, तो वो पानी रोड के सरफेस के ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन था इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो बार बार खराब होती। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट इशू वहां पे फिर उन्होंने कुछ पोर्शन में रिजिड पेमेंट दिया है। दूसरा क्या है, पुअर सॉइल कंडीशन। अब चूंकि मैंने आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट में बताया था कि ये जितनी भी तमाम लेयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इन द लोड ट्रांसफर। अगर आपके पास सबग्रेड में कोई इशू है, सबग्रेड वीक है, तो उन जगहों पे भी आप रिजिड पेमेंट को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है कि रिजिड पेमेंट जो है वो सारा का सारा लोड स्लैब ले रहा होता है और नीचे लेयर्स में उनका इफेक्ट जो है वो नहीं जा रहा होता। नेक्स्ट जो, जी सर, आपने एक वजह बताई थी कि अगर हमारे पास सॉइल वीक हो तो उसके लिए हम मतलब सॉइल को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड सबग्रेड या मतलब ट्रांसफर सबग्रेड, और वो कर सकते हैं। तो फिर मतलब वो तब करते हैं कि जब आपने हर सूरत में फ्लेक्सिबल पेमेंट ही देना है। अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट नहीं देना, मतलब आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि वहां पे फिर आप सॉइल वीक है और आप ना कहीं दूसरी जगह से सॉइल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना इसी सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू एडिटिव्स। तो उसके लिए फिर ऑप्शन आपके पास एक ये भी है कि वहां पे रिजिड पेमेंट प्रोवाइड कर दें, इफ द कॉस्ट अलाउज यू, क्योंकि रिजिड पेमेंट पे इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज पुअर ड्रेनेज। अगर कहीं पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है तो वहां पे भी बजाय इसके कि फ्लेक्सिबल पेमेंट दें, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए ड्रेनेज बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी लेयर में भी सेटलमेंट आती है तो पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो बैठ जाएगा।
पूरी पेमेंट में सेटलमेंट आती है। इस वजह से जहां पे ड्रेनेज के इश्यूज हो तो उन जगहों पे भी फिर रिजिड पेमेंट को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहां पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही हो, बर्फ हो हर वक्त, जो है वो रोड बर्फ की वजह से जो है वो बंद हुई हो। तो जितने भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक में सब कुछ आ जाता है, स्नोफॉल, रेनफॉल, एवरीथिंग, ठीक है। तो उन जगहों पे फिर जो है वो रिजिड पेमेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन वाले रीजन्स में रोड को बार बार रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोड की रिपेयर के लिए मशीनरी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो जब आपके पास जैसे हिली एरियाज हैं, या फिर आप लोग कागान नारान गए होंगे, वहां पे जब झील से फुलमलुक जाते हैं तो वहां उस इस किस्म की रोड्स को हम को फ्लेक्सिबल पेमेंट से नहीं प्रेफर करते हैं, बल्कि रिजिड पेमेंट से बनाते हैं, क्योंकि उन जगहों पे बार बार मशीनरी को पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बजाय इसके कि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट दें, वहां पे फिर रिजिड पेमेंट को प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये जो अब थोड़े सा डिस्कस करते हैं रीइंफोर्समेंट इन रिजिड पेमेंट्स, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल होगा कि ये जो रीइंफोर्समेंट देते हैं तो इससे ये होगा जितनी ज्यादा रीइंफोर्समेंट देंगे उतना ही पेमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और वो ज्यादा लोड बर्दाश्त करेगा। नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे जो है रीइंफोर्समेंट का मेन एम ये है कि हम क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी क्रैक्स आती हैं फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट में, उन क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स हो सकती हैं, अच्छा मेन जो रीइंफोर्समेंट होती है रिजिड पेमेंट में, वो 3 तरह की रीइंफोर्समेंट होती हैं। एक को हम कहते हैं टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट, जहां पे हम टेम्परेचर स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास डॉवल बार्स, और तीसरा है हमारे पास टाई बार्स। डॉवल बार्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं? डॉवल बार्स जो भी रोड के दरमियान जॉइंट्स आती हैं, जितनी भी जॉइंट्स रोड के, लेकिन अलोंग द लेंथ का मतलब क्या है कि ये रोड आगे जा रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रोड, ठीक है, और ये है लेंथ उसका, अलोंग द लेंथ। जो भी यहाँ पे कोई भी जॉइंट आएगा तो उन जॉइंट और आगे फिर रोड कंटिन्यू है, तो इस जॉइंट के दरमियान हम क्या प्रोवाइड करते हैं? रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड डॉवल बार्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड डॉवल बार्स, ठीक है। अब अगर ये आपके पास पेमेंट है, अब ये तो जॉइंट के अंदर ये हम डॉवल बार देते हैं, लेकिन ये जो बीच में रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, यहाँ पे जहां पे जिस तरह स्लैब में देते हैं रीइंफोर्समेंट, ये जो बीच में रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, इस रीइंफोर्समेंट को हम कहते हैं टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट। जबकि तीसरा एक टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है जिसको हम कहते हैं टाई बार्स। अब टाई बार्स का मतलब है जोड़ना, टाई करना, जोड़ना। अब ये टाई बार्स कहां पे यूज करते हैं? यूजुअली हमारे पास जरूरी नहीं है कि रोड में एक ही लेन हो। रिजिड पेमेंट आप बना रहे हैं, ये एक से ज्यादा लेन्स पे मुश्तमिल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज लेन नंबर 1 एंड दिस इज लेन नंबर 2, ठीक है। तो लेन नंबर 1 और लेन नंबर 2 के दरमियान भी हम एक जॉइंट देते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है। अब इस जॉइंट के दरमियान भी हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड टाई बार्स। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट हमने 3 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट डिस्कस किए। एक टेम्परेचर स्टील यानी टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट, जो कि यहाँ पे बीच स्लैब के दरमियान हम देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डॉवल बार्स। डॉवल बार्स कहाँ पे देते हैं सर? अगर टेम्परेचर जी सर, ये टेम्परेचर स्टील जो होती है सर, ये सिर्फ ट्रांसवर्स बार यानी लॉन्गिट्यूडनल भी अगर हो, दोनों आगे मैं 1 बाय 1 इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इमेजेस के थ्रू बताने की कोशिश की। आगे 1 बाय 1 इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे अलोंग द लेंथ ये देखें बीच में जॉइंट आ रहा है। अब इस जॉइंट के दरमियान जो रीइंफोर्समेंट हम देते हैं, वी कॉल इट डॉवल बार्स, ठीक है। अब इन डॉवल बार्स का मेन एम क्या है कि ये लोड ट्रांसफर करता है फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द स्लैब टू दिस पोर्शन ऑफ द स्लैब, यानी
पीछे जो स्लैब का पोर्शन है और आगे जो स्लैब का पोर्शन है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए और लोड को ट्रांसफर करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रक गुजर रहा है, तो ये अगर लोड ट्रांसफर नहीं होगा तो इस रीजन में क्रैक्स आ जाएंगी, क्योंकि ये नीचे होगा, ये पोर्शन इस पे लोड होगा और इस पे लोड नहीं होगा, ये ऊपर नीचे सरफेस में जो है अनइवननेस होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको कनेक्ट किया जाता है और दोनों स्लैब्स को आपस में, और इनका मेन एम क्या है कि ये इस स्लैब से लोड को इस स्लैब की तरफ ट्रांसफर करता है। जबकि जो टाई बार्स हैं वो मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि हमारे पास पेमेंट की एक ही लेन हो, एक से ज्यादा लेन्स भी हो सकती हैं। तो जब एक से ज्यादा लेने हो तो ये अलोंग द लेंथ, ये जो ट्रांसवर्स जॉइंट है, सॉरी ये जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, इस जॉइंट को हम ट्रांसवर्स जॉइंट कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, इनको आपस में जोड़ने के लिए टाई बार्स इस्तेमाल होते हैं। अब इन टाई बार्स का एम जो है वो लोड ट्रांसफर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन दो पेमेंट्स को, इन दो लेन्स को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्शन ये हम जॉइंट जो है ये इसी मकसद के लिए देते हैं कि अगर पेमेंट में इन रीजन्स में भी कभी कभार क्रैक्स आ सकती है, तो इन क्रैक्स को श्रिंकेज क्रैक्स कहते हैं, और इन श्रिंकेज क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम ये जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है वो हम देते हैं, और फिर उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए टाई बार्स देते हैं। अब जरा वन बाय वन इन रीइंफोर्समेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्टील, टेम्परेचर स्टील या टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट। ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड पे आपको बता दिया कि टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट कहाँ पे होती है। जो स्लैब के बीच में जो रीइंफोर्समेंट हम देते हैं उसको हम ये जो मैश होता है या मैट होता है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आप लोगों ने दोबारा में तस्वीर के थ्रू, ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्लैब, और ये बीच में जितना भी रीइंफोर्समेंट हम देते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी हैं और ट्रांसवर्स बार भी हैं, ठीक है। ये जो मैश आपके हम देते हैं, अक्सर आप लोगों ने कंक्रीट के स्लैब में भी देखा होगा, सारा जो है ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल बार इस तरह होती हैं और इस तरह ये ट्रांसवर्स बार्स होती हैं। तो ये जो जाल बनाते हैं मैश ऑफ रीइंफोर्समेंट, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट। इसको टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि चूंकि रिजिड पेमेंट में रोड में टेम्परेचर की वजह से मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स आ सकती हैं, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स आ सकती है। तो उन क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ये टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। और इनकी जो गेज होता है, गेज मतलब इनकी जो बार साइज होता है वो नंबर 2 से लेकर नंबर 4 के दरमियान होता है। ये इसका लार्जर बार को हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि somebody has turned on their mic. ओके, तो लार्जर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि नंबर 2 और नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वायर्स जो हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वायर्स हैं, ये नंबर 2 बार होता है, जबकि ये जो वायर्स हैं दीज आर नंबर 4 वायर्स, ठीक है। स्पेसिंग इसकी 6 इंच के लगभग होती है, जबकि इसकी स्पेसिंग जो है वो 12 इंच के करीब होती है। 6 इंचेस मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, ये देखें एक बार और दूसरे बार के दरमियान 6 इंचेस का गैप होता है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जबकि नंबर 4 बार जो है, जो ट्रांसवर्स वायर्स हैं, उसमें 12 इंचेस का गैप होता है। मतलब ये जो वायर्स हैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है दैट इज 12 इंचेस, ठीक है। तो इनका मेन एम क्या है? टेम्परेचर क्रैक्स को कंट्रोल करना, ठीक है। अब टेम्परेचर क्रैक्स किसकी वजह से आती हैं? अक्सर रोड के ऊपर जब गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी की वजह से टायर और सरफेस के दरमियान कांटेक्ट की वजह से हीट जनरेट होता है। इस वजह से भी टेम्परेचर जो है वो पेमेंट का टेम्परेचर बढ़ सकता है एंड इट कैन कॉज क्रैक्स इन द स्लैब। दूसरा ये होता है कि दिन के वक्त टेम्परेचर डिफरेंट होता है, रात के वक्त टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अब दिन और रात के टेम्परेचर में ये जो डिफरेंस आता है, इसमें क्या होता है कि रात के अक्सर जो है दिन के वक्त सरफेस
जो है वो हीट अप हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन आता है इन द टॉप सरफेस एंड कंप्रेशन आता है इन द बॉटम सरफेस। जबकि रात के वक्त जो है ये सिस्टम उलट जाता है, सरफेस जो है वो गर्म हो जाती है, जो कंप्रेशन सरफेस जो है वो ठंडी हो जाती है रात के वक्त, एंड इट कैन कॉज कंप्रेशन, जबकि बॉटम जो है उसमें टेंशन आ जाती है। इस अल्टरनेटिव टेंशन और कंप्रेशन की वजह से भी क्रैक्स आ सकती है पेमेंट के अंदर। तो इन क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए भी जो है वो टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस इमेज में, ऊपर वाली इमेज में आप देख सकते हैं, जब आपके पास डे टाइम होता है तो डे टाइम में ये देखें स्लैब इस सूरत, इस शक्ल में होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है वो सरफेस जो है वो हीटअप हुई है, जबकि बॉटम सरफेस जो है वो कूलर है। तो इस वजह से ये स्लैब जो है इस तरह की एक बल्जिंग पोजीशन में चला जाता है, जो कि एक माइक्रो स्कोपिक व्यू से आप देख सकते हैं। ऐसे आपको जरूरी नहीं है कि एक पूरा का एक बल्जिंग व्यू आपको भी नजर आएगा, बट अगर आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस उसकी करें तो पेमेंट इस हालत में चली जाती है दिन के वक्त। जबकि रात के वक्त पेमेंट जो है इसका जो कनकेव शेप है वो उलट जाता है। समझ आ रही है? अब इस वजह से जब पेमेंट के ऊपर इस कंडीशन में भी ट्रैफिक गुजर रहा होता है, फिर इस कंडीशन में भी उसके ऊपर ट्रैफिक गुजर रहा होता है, तो इसकी वजह से इसमें मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स आ सकती हैं, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। ठीक है, एंड इस वजह से वी प्रोवाइडेड टेम्परेचर स्टील टू प्रिवेंट ऑल दोस क्रैक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास these are called डॉवल बार्स। डॉवल बार्स क्या होती हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अलोंग द लेंथ जो ट्रांसवर्स जॉइंट्स हैं उनमें हम क्या करते हैं, लोड ट्रांसफर करने के लिए डॉवल बार्स देते हैं। ठीक है, इसका जो डाया होता है बार का वो लार्जर होता है देन द स्टील रीइंफोर्समेंट। यानी स्टील रीइंफोर्समेंट में अभी हमने बताया कि नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 गेज के वायर जो क्या कहते हैं बार्स हैं वो यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, 1 to 1.5 इंचेस, यानी इतने देर, इट्स नंबर 1 इंचेस का कौन सा नंबर बार होता है जिसका डाया, क्रॉस सेक्शनल डाया 1 इंच हो? नंबर 8 होता है कि कौन सा होता है? नंबर 8। हाँ, नंबर 9 सर। नंबर 9 बनिए लेके गोरे नंबर 8 नंबर 8 ही सर, नंबर 8। नंबर 8 है सर। हाँ, तो ये देखिए नंबर 8 है, और ये कौन सा है, 1.5 इंचेस वाला, ये मेरे ख्याल में नंबर 12 है। ठीक है, तो ये इतने जो है वो लार्जर डाया के बार जो हैं वो यूज किए जाते हैं। इनके जो लेंथ हैं वो 2 से 3 फीट के दरमियान हर एक बार की लेंथ ली जाती है, जबकि स्पेसिंग जो है वो 1 फीट रखी जाती है एक बार और दूसरे बार के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दीज आर कॉल्ड द डॉवल बार्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड द डॉवल बार्स। ठीक है, और इनके दरमियान इनकी जो लेंथ जो है वो 2 से 3 फीट के दरमियान होती है, जबकि डाया इस एक बार का 1 इंच से लेकर 1.5 इंचेस के दरमियान होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें एक बात यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी की है कि ये जो यहाँ पे है, एटलीस्ट 1 एंड ऑफ द बार शुड बी स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड टू फैसिलिटेट फ्री एक्सपेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, नीचे वाले इमेज में आप देखें, ये जो एक साइड ऑफ द स्लैब है उसमें ये बार फिक्स्ड होता है, और इसका ये जो पोर्शन है ये डिफॉर्म्ड होता है। डिफॉर्म्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्म्ड? डिफॉर्म्ड बार का सुना है? यस सर। सर उसमें थोड़ा सा वो होता है, रफ होता है, सरफेस रफ होती है। तो ये जो एक साइड है उसका डिफॉर्म्ड होता है, जबकि दूसरा जो साइड है वो स्मूथ होता है। और ये जो डिफॉर्म्ड पोर्शन है, साइड है, वो स्लैब के अंदर फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, जबकि ये जो स्मूथ है इसके लिए एक स्पेसिंग रखी जाती है स्लैब के अंदर, ताकि ये फ्रीली जो है ये आगे पीछे मूव कर सके। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये जॉइंट में हम देते हैं, अब ये जॉइंट जो है ये एक्सपेंशन जॉइंट होता है। एक्सपेंशन जॉइंट कौन सा है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सपेंशन जॉइंट किस लिए हम देते हैं? क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ये स्लैब के लेंथ जो है उसमें कमी और कमी बेशी आ सकती है।
लेंथ कभी इंक्रीज होता है, कभी रिड्यूस होता है। जब ये लेंथ इंक्रीज होगा और यहाँ पे ये गैप नहीं होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स आएंगी कि नहीं, ये पेमेंट जो है ये एक बल्जिंग पोजीशन में चला जाएगा, मतलब स्वेलिंग सी जो है वो पेमेंट के अंदर आ जाएगी। अब इस वजह से हम ये स्लाइडिंग पोर्शन देते हैं ताकि अगर ये पेमेंट इंक्रीज इन लेंथ हो तो ऑलरेडी ये स्पेसिंग है, लेकिन यहाँ पे इस बार को अगर फिक्स किया जाए तो फिर भी तो फायदा ना हुआ इस जॉइंट देने का। तो यहाँ ओपन स्पेस दिया जाता है, गैप दिया जाता है, लूज, ताकि ये जो है इस लैब में अगर इंक्रीज इन लेंथ है ये बार जो है आगे पीछे आराम से मूव कर सके विद इन द। नेक्स्ट दिस इज टाई बार। टाई बार भी डिफॉर्म देते हैं, ये यहाँ पे इमेज मैंने दिया है, ये जो आपको ग्रिप्स नजर आ रही है रिइंफोर्समेंट के ऊपर, these grips are called deformed bars, ठीक है। ये जो टाई बार हैं ये कहाँ पे देते हैं, ऑलरेडी मैंने किया है, ये देखें, ये एक लेन है पेमेंट का, ऊपर आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द सेकंड लेन, ये जो दूसरी है। अब एक लेन और दूसरी लेन बीच में यहाँ पे आप देखें ये जो बार्स दिए गए हैं, these bars are called टाई बार्स। टाई मतलब जो, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लेन है और यहाँ पे अभी दूसरी लेन बनाएंगे, तो एक लेन और दूसरी लेन के बीच को आपस में जोड़ने के लिए जो बार्स दिए गए हैं दीज आर कॉल्ड टाई बार्स। इस इमेज, ये कंप्लीट इमेज है, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें ये जो बार्स हैं दीज आर कॉल्ड डबल बार्स। यहाँ पे देखें ये जो ट्रांसफर क्रैक है, ये देखें ट्रांसफर क्रैक, जबकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, ट्रांसफर जॉइंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है इसमें जो बार दिए गए हैं दीज आर कॉल्ड टाई बार। और यहाँ पे स्लैब के बीच में ये जो मैश दिया जाता है वो मैश, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्टील या टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट। अच्छा, ये जो टाई बार है उनकी स्पेसिंग जो है वो 3/4 इंच इसका डाया होता है। 3/4 मतलब कौन सा बार है, ये नंबर 6, ठीक है। 3/4 मतलब 6/8 हुआ ना, तो ये नंबर 6 बार है, ठीक है। जबकि 3 फीट इसकी स्पेसिंग होती है, मतलब क्या है कि दिस इज नंबर 6 बार, और एक बार और दूसरे बार के दरमियान बीच में जो स्पेसिंग है दिस इज 3 फीट। क्लियर होगी बात। अब आते हैं, ये तो होगी, ये तो हमने डिफरेंट रिइंफोर्समेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए कि कौन कौन सी रिइंफोर्समेंट रिजिड पेमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं। अब इन्हीं रिइंफोर्समेंट की बेस पे हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिजिड पेमेंट्स हैं। उसमें ये जो 3 टाइप्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से हैं। एक है आपके पास जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट। जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट मतलब ये है कि जॉइंट्स हैं, जॉइंटेड मतलब देयर आर जॉइंट्स इन द पेमेंट, एंड प्लेन मतलब कि देयर इज नो रिइंफोर्समेंट इन द कंक्रीट, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ पेमेंट which is jointed, in which joints are there but there is no reinforcement, it is plain concrete pavement, ठीक है। तो this is type 1। type 2 कौन सा है, this is simply reinforced concrete pavement। इसमें भी joints होती हैं लेकिन इसमें reinforcement भी होती है, ठीक है। all types of reinforcement, ये जो पिछली 3 types reinforcement की डिस्कस किए हैं, ये तीनों types इसमें मौजूद होती हैं। जबकि तीसरा टाइप जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूसली रिइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट, ठीक है। अब सिंपली इसमें भी रिइंफोर्समेंट है और ऊपर वाले में भी रिइंफोर्समेंट है, लेकिन सेकंड नंबर में और थर्ड में फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें भी जॉइंट्स होती हैं आपके पास, लेकिन ये जो जॉइंटेड प्लेन है इसमें जॉइंट्स की स्पेसिंग करीब करीब होती है। जबकि सिंपली रिइंफोर्समेंट में जब हम रिइंफोर्समेंट दे देते हैं तो उससे जॉइंट्स की स्पेसिंग बढ़ जाती है। जब जॉइंट्स की स्पेसिंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेट कंफर्ट बढ़ेगा ना। अब एक में करीब करीब जॉइंट आ रहे हैं तो बार बार जॉइंट के ऊपर गाड़ी गुजर रही है तो गाड़ी तो स्मूथ राइड नहीं करेगी ना, ठीक है। तो इस वजह से ये जो रिइंफोर्समेंट दे दिया है इससे क्या हो, जॉइंट्स जो है वो दूर दूर ले जाएंगे एंड स्टिल जॉइंट दिया, लेकिन जॉइंट्स थोड़े से दूर दूर चले जाएंगे एंड इट विल इंप्रूव द राइड क्वालिटी या राइड कंफर्ट। जबकि जो तीसरा है इसमें यह है कि ये कंटिन्यूअसली रिइंफोर्समेंट है,
इसमें कोई जॉइंट हम नहीं देते सिवाय कंस्ट्रक्शन जॉइंट के या एक्सपेंशन जॉइंट के, जो कि ये तो जरूरी जॉइंट है, ये तो हर सूरत देना है। बट इसमें ये होता है कि हम बाकी पेमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें किसी भी किस्म की जॉइंट्स नहीं होती सिवाय एक्सपेंशन या कंस्ट्रक्शन जॉइंट के। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब वन बाय वन जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट जी सर आपकी तरफ से आज कनेक्शन वीक आ रहा है, वॉइस मसला आ रहा है। मेरी तरफ से वीक आ रहा है। आई डोंट नो। यस सर, थोड़ी थोड़ी देर बाद सर आवाज कट जाती है सर। आई डोंट नो क्यों कट है, मेरे पास तो इंटरनेट ठीक है यार। सर अभी भी आपकी आवाज कट रही है। तो तकरीबन 10 मिनट हो रहे इस मसले की। ये 10 मिनट से हो रहा है ये सारा कुछ? यस सर। नहीं सर, ठीक होता है, फिर बीच में थोड़ा सा मतलब एक सेंटेंस के मसला आ जाता है सर बीच में। एक्चुअली बारिशें हुई हैं तो हर जगह पे ये इंटरनेट के इश्यूज हैं थोड़े बहुत मेरे ख्याल में। यस सर, बस ठीक है सर, स्टार्ट करें। नहीं देखें, आप गुजारा करें, जहां जहां पे किसी चीज की प्रॉब्लम हो तो खैर आप मुझे बीच में रोक सकते हैं। आई विल रिपीट। यस सर, ये सही है सर। हाँ, जहां जहां पे आपने बातें सही नहीं सुनी हो या कन्वर्सेशन नहीं सुना हो या आपको लेक्चर स्लाइड में सही नहीं सुना हो तो वहां पे आप मुझे रोकें एंड आई विल रिपीट। ठीक है, मुझे कहें कि सर इसके बाद आपकी आवाज नहीं आई। क्लियर है? शैल आई कंटिन्यू? ओके सर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट की। ठीक है, तो ये जो जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट है, इसमें यहां पे आप देख सकते हैं कि देयर इज नो टेम्परेचर स्टील, मतलब ना आप यहां पे डबल बार्स देते हैं ना ही टेम्परेचर स्टील दिया जाता है। ठीक है, दोनों टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो नहीं दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट मतलब कौन सा जॉइंट होता है जिसमें एक लेन को दूसरे लेन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ स्टील के टाई बार्स दे सकते हैं, अदरवाइज ना ही टेम्परेचर स्टील दिया जाता है और ना ही इसमें डबल बार्स दिए जाते हैं। ठीक है, प्लेन कंक्रीट पेमेंट यूजुअली कहां पे बनाया जाता है? जहां पे लो वॉल्यूम हाईवेज होती हैं। लो वॉल्यूम हाईवेज या इसमें आप ये जो जलोजे में पार्किंग की तरफ हमारी रोड आ रही है वो भी प्लेन कंक्रीट पेमेंट की है, उसमें भी किसी किस्म की रीइंफोर्समेंट नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि रीइंफोर्समेंट आप नहीं देते लेकिन इसमें आप जॉइंट्स देते हैं और जॉइंट्स जो है वो रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंसेस पे होती हैं, यानी 10 फीट से लेकर 20 फीट के दरमियान जॉइंट होता है। 10 फीट से दरमियान लेकर 20 फीट के दरमियान का क्या मतलब है? देखें, ये एक लेन है तो उसमें 10 से 20 फीट का एक पोर्शन बना लिया, फिर 10 से 20 फीट का दूसरा पोर्शन, फिर 10 से 20, इस तरह छोटे छोटे पीसीज में ये स्लैब जो है वो बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, इस तरह ये पीसीज में ये स्लैब जो है वो बनाया जाता है। एंड दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड, ये जॉइंट्स में किसी भी किस्म की रिइंफोर्समेंट नहीं दी जाती। इसमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इसके लिए एक मार्बल के स्ट्रिप्स मिलती हैं, वो इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ जो है ये इस तरह का आपके पास जो पेमेंट होता है, ये जॉइंट्स बड़े करीब करीब होते हैं। अब इन जॉइंट्स की वजह से जब आप इसके ऊपर गुजरते हैं तो आपकी राइड कंफर्ट जो है वो इफेक्ट होती है। लेकिन इसकी जो जॉइंट्स की राइट क्वालिटी है, जॉइंट्स की वजह से जो राइट क्वालिटी इफेक्ट होती है उसको थोड़ा बहुत काउंटरएक्ट करने के लिए ये किया जाता है कि ये जो जॉइंट्स दिए जाते हैं ये स्क्यूड जॉइंट्स दिए जाते हैं। स्क्यूड जॉइंट्स का क्या मतलब है? यहां पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन बिल्कुल सीधी है लेकिन बजाय सीधा देने के हम ये जॉइंट इस तरह डायगोनल देते हैं, यानी 4 to 5 फीट जो है इसको डायगोनल बनाया जाता है ये जॉइंट को। ये देखें, ये जॉइंट की लाइन आप देख सकते हैं, ये सीधी नहीं है बल्कि ये जॉइंट की लाइन है। अब व्हाई दिस इज गिवन स्क्यूड? इसलिए स्क्यूड दिया जाता है क्योंकि जब गाड़ी जो है इस तरह अगर सीधा हम दें तो दोनों टायर एक साथ इसके ऊपर गुजरेंगे, बोथ द टायर्स विल बी सिमल्टेनियसली पासिंग थ्रू दिस जॉइंट।
अब जब दोनों सिमल्टेनियसली पास होंगे तो इससे क्या होगा, ड्राइवर को ज्यादा राइड डिस्कम्फर्ट फील होगा, यानी ये जो ऊपर जॉइंट का इफेक्ट है वो ज्यादा सेवियर होगा। जबकि अगर इस तरह स्क्यूड बनाया जाए तो एक टाइम पे एक ही टायर जो है वो जॉइंट के ऊपर गुजरेगा, पहले ये टायर गुजरेगा, फिर उसके बाद ये टायर गुजरेगा, इस तरह चारों टायर जो हैं वो अलग-अलग गुजरेंगे। एंड दैट इज द रीजन कि जॉइंट की जो ऊपर आपको इफेक्ट है वो क्रैक जॉइंट का इफेक्ट जो है राइट कंफर्ट के ऊपर वो कम होगा। इज दिस क्लियर नाउ? बिल्कुल, यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिंपली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट। ठीक है, सिंपली रिइंफोर्स्ड है। अब इसमें रिइंफोर्स्ड है, रिइंफोर्समेंट मौजूद है और तीनों टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट मौजूद है। डॉवल बार्स भी हैं, टेम्परेचर स्टील भी है और टाई बार्स भी हैं। तीनों रिइंफोर्समेंट इसके अंदर मौजूद है। अब इसमें क्या है कि ये जो स्पेसिंग है जॉइंट्स की वो 30 से लेकर 100 फीट पे चली जाती है। अब अगर आप पिछली केस में देखें वो स्पेसिंग है 10 से लेकर 20 फीट, तो जॉइंट्स बड़े करीब करीब आ रहे हैं। यहाँ पे जॉइंट्स जो हैं वो 30 से लेकर 100 फीट पे चले गए हैं जॉइंट्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, राइड कंफर्ट थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट, ये टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट के लिए उन्होंने मैश बनाया है, वो मैश टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट के लिए देंगे। और डॉवल बार्स तो हैं वो एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट में देंगे। और इसके अलावा टाई बार्स जो हैं वो जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है एक लेन दूसरी लेन में वहां पे भी देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये स्पेसिंग जो है ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो फिर इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 10 to 20 से बढ़ के अप टू 100 फीट तक चली जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉन्टिन्यूअसली रिइंफोर्समेंट। अब अगर आपके पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे इंक्रीज हो रही है, मतलब आप जो है वो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं या हाईवे बना रहे हैं या जो है आप मोटरवे बना रहे हैं और वो आप रिजिड पेमेंट से बनाना चाहते हैं, तो वहां पे फिर आप राइट कंफर्ट के ऊपर कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने जॉइंट्स को वहां से खत्म करना है। जब जॉइंट्स खत्म करेंगे तो उससे ये होगा कि राइड क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। अब जब जॉइंट्स को खत्म करेंगे तो उसकी बजाय फिर हम क्या दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस रिइंफोर्समेंट दी जाती है। अब कॉन्टिन्यूअस और सिंपली में फर्क ये है कि इसमें रिइंफोर्समेंट की परसेंटेज बढ़ाई जाती है। ये जो टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट है ना उसकी परसेंटेज बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर आप पिछली केस में देखें तो पिछली केस में हम देते हैं ये जो रिइंफोर्समेंट है ये तकरीबन 0.1% के करीब होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें 0.1% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। ये आप लोगों ने स्लैब में पढ़ा होगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट है। अब 0.1% से बढ़ के इंक्रीज हो गए ये चली जाएगी 0.6% पे। अब आप खुद अंदाजा लगाए 6 टाइम्स जो है आपकी रिइंफोर्समेंट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है। यानी नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग जो है वो आप कम करेंगे और नंबर ऑफ बार्स इंक्रीज करेंगे, या आप बार्स का डाया भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो रिइंफोर्समेंट है वो 6 टाइम्स ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास ये जो जॉइंट्स हैं, ये जो हम बार बार हम जॉइंट्स देते हैं क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, ये जॉइंट्स आपके पास खत्म हो जाएंगे। सिर्फ जो आप जॉइंट देंगे वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे और एक्सपेंशन जॉइंट देंगे, क्योंकि ये जॉइंट देना जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये जॉइंट्स आप देंगे। अब अच्छा एक और भी टेक्निक ये करते हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट अलग होता है और एक्सपेंशन जॉइंट अलग होता है। एक्सपेंशन जॉइंट तो एक्सपेंशन के लिए देते हैं, यानी अक्सर ब्रिजेस पे आप लोगों ने देखा होगा एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। और कंस्ट्रक्शन जॉइंट वो जॉइंट होता है जब आप एक दिन कंस्ट्रक्शन को जहां पे खत्म करते हैं तो नेक्स्ट डे जहां से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं वहां पे आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं। क्लियर होगी बात? अब क्या किया जाता है कि ये एक टेक्निक हो सकती है कि जहां पे आपका एक्सपेंशन जॉइंट आ रहा है उसी पॉइंट पे आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी दें, यानी कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट को
मिला लें, एक एक बना लें, तो इससे भी आपके नंबर ऑफ जॉइंट्स फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। यानी ऑलरेडी आपको पता होगा कि भाई मेरे पास जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो इस रीजन में आ रहा है, तो आप काम उसी दिन उसी पॉइंट पे ही खत्म करें। क्लियर होगी बात? इससे एक फायदा ये होगा कि आपका एक जॉइंट जो है वो दो जॉइंट्स की बजाय आपको एक जॉइंट देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? यस सर, इसमें डबल बार यूज होगा फिर? बिल्कुल डबल बार। तो जब भी आप जॉइंट देंगे ना, जब भी आप जॉइंट देंगे, ये जो ट्रांसवर्स जॉइंट है उसमें डबल बार देना जरूरी है, बगैर डबल बार के जॉइंट नहीं होगा। सर नो ट्रांसवर्स जॉइंट्स लिखा हुआ है, तो मतलब नहीं होगा फिर? क्या मतलब है इस यार? वो ट्रांसवर्स जॉइंट मतलब ये है, ये यहाँ पे आप लोग को मैं क्या बताऊं यार, ये जो हम जॉइंट्स देते हैं स्लैब में, मैंने एक पिक्चर आपको दिखानी है, ये जो आपको जॉइंट नजर आ रही है, ये देखें यस सर, तस्वीर में, यस सर, ये करीब करीब है, ये करीब करीब है, ये वाली जॉइंट्स खत्म करेंगे इसमें। इसका मतलब ये ट्रांसवर्स जॉइंट है, तो दीज आर ऑल ऑफ दीज ट्रांसवर्स जॉइंट्स आर रिमूव्ड। क्लियर होगी बात? यस सर, ठीक है सर, यस सर, क्लियर होगी सर। हाँ, तो मैं किधर था जी, यहाँ पे। सो देयर आर नो ट्रांसवर्स जॉइंट्स, तो वो ट्रांसवर्स जॉइंट खत्म कर लेते हैं। सिर्फ जो जॉइंट ट्रांसवर्स जॉइंट हम देंगे वो है एक्सपेंशन जॉइंट या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट। क्लियर होगी बात? लेकिन रीइंफोर्समेंट जो है इसमें देना जरूरी है, इसमें डबल बार जरूर देंगे। अच्छा, यहां पे ये होगा कि द सेम थिकनेस हम रखेंगे इवन अगर आपके पास सिंपली रीइंफोर्समेंट होगा या कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट होगा, इससे थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट ये भी उनके जहन में ये भी सवाल होता है कि सर अगर हमने रीइंफोर्समेंट बढ़ा दी तो इससे तो हम थिकनेस ऑफ द स्लैब रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रीइंफोर्समेंट इतनी बढ़ा दी है तो पेमेंट तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर हो गए। इशू फिर से है। अच्छा, हेलो जी जी, आवाज आ रही है? यस सर, अभी रिपीट करें। अच्छा, बास स्टूडेंट्स को के जहन में ये सवाल होता है कि ये जो थिकनेस है वो अगर हम सिंपली रीइंफोर्समेंट की बजाय कॉन्टिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पेमेंट बनाए तो उससे थिकनेस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसका जवाब ये है कि थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 6 इंच का स्लैब दे रहे हैं तो वही 6 इंच का स्लैब सिंपली रीइंफोर्समेंट में भी देंगे और कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट में भी देंगे। क्लियर है कि नहीं? ये जो फर्क आएगा वो सिर्फ जो है वो क्रैक्स की जॉइंट्स की स्पेसिंग में आएगा। सिंपली रीइंफोर्समेंट जॉइंट्स होंगी 30 से 100 फीट के रिपीटिशन ऑफ द जॉइंट्स, ट्रांसवर्स जो जॉइंट्स हैं, जबकि कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स में कोई भी जॉइंट नहीं होगा सिवाय कंस्ट्रक्शन या एक्सपेंशन जॉइंट के। थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थिकनेस दोनों के लिए सेम आएगी। क्लियर होगी बात? यस सर। हाँ, जो थिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जो ऊपर ईजल्स आएंगे ना, ईजल का जो लोड है उसके ऊपर सिर्फ थिकनेस डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे ये जो रीइंफोर्समेंट के ऊपर थिकनेस डिपेंड नहीं करेगा। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जो है दिस इज द टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट। ये जो मैश है ये बनाया गया है, एंड दिस इज द टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट। ये बात यहाँ पे भी दोबारा मैंने रिपीट की है कि नॉट काउंटेड ऑन फॉर लोड ट्रांसफर, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद द लोड ट्रांसफर बट इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, अब आप खुद भी इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सा जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन के ये जो कंक्रीट पेमेंट में है इसमें कौन कौन से किस्म के जॉइंट्स होती हैं। इसमें आपके पास होता है एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट और हिंज जॉइंट। ये 4 किस्म के जॉइंट्स जो है मोस्ट कॉमनली कंक्रीट पेमेंट में आपको नजर आएंगी। ये जो पहले 3 पॉइंट जॉइंट्स हैं, एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है और कंस्ट्रक्शन है, ये ट्रांसवर्स जॉइंट्स कहलाती हैं। ट्रांसवर्स जॉइंट्स कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल ये पेमेंट है आपके पास, along the width, ये जो जॉइंट्स हैं दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट है, ये भी इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट।
contraction joint is also a type of transverse joint, and construction joint is also a type of transverse joint. जबकि ये जो हिंज जॉइंट है ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। तो हिंज जॉइंट कौन सा होगा? ये देखिए, एक लेन है, ये दूसरी लेन है, तो एक लेन और दूसरी लेन के दरमियान ये जो जॉइंट दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो दिस जॉइंट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, एंड यहाँ ये जो है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो अगर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में हम करें तो ट्रांसवर्स जॉइंट्स हैं हमारे पास और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स हैं। ट्रांसवर्स जॉइंट्स में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं? एक्सपेंशन जॉइंट, कंट्रैक्शन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जबकि हिंज जॉइंट जो है वो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है जो कि एक लेन को दूसरे लेन के साथ जोड़ता है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाई बार्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉवल बार्स हैं। इस इमेज में ये तमाम किस्म की रीइंफोर्समेंट अभी आपके सामने क्लियर है। सर ये हिंज जॉइंट कौन सा था सर? हिंज जॉइंट ये है, ये बीच में आपको नजर आ रहा है ये लाइन, यानी yes, एक sir. लेन और दूसरे लेन को जोड़ने के लिए। ठीक है सर। एक लेन और दूसरे लेन के दरमियान ये जो जॉइंट दे रहे हैं दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, या इसको हम हिंज जॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे इसको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का नाम दिया गया। ओके, अब आते हैं वन बाय वन, जरा इसको डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट मतलब एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए। अक्सर ये होता है कि जब आपके पास पेमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस इंक्रीज की वजह से पेमेंट में एक्सपेंशन आती है, ठीक है। अब और उस एक्सपेंशन की वजह से पेमेंट का या स्लैब की जो लेंथ है वो उसमें भी इंक्रीज आ जाता है। अब जब इंक्रीज आएगा और उस इंक्रीज के लिए पेमेंट के पास स्पेस नहीं होगा तो उससे क्या होगी? उससे बकलिंग या ब्लो अप कर जाएगा। हाँ, पेमेंट जो है स्लैब जो है वो बकल करेगा या फिर ब्लो अप कर जाएगा। बकल या ब्लो अप से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये दिस इज बकलिंग, इस तरह की पेमेंट जो है इस पोजीशन में चली जाएगी या ब्लो अप कर जाएगा। और जब इसके ऊपर गाड़ी गुजरेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स आ जाएंगी। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसके यहाँ पे जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है। अब इससे क्या होगा? पेमेंट जो है वो बकल नहीं करेगा, बल्कि पेमेंट जो है जितनी एक्सपेंशन होगी उसके लिए यहाँ उसके पास जगह होगी एक्सपेंड होने के लिए, और पेमेंट जो है वो फ्रीली एक्सपेंड करेगा। जब वो फ्रीली एक्सपेंड करेगा तो देयर विल बी नो क्रैक्स इन दैट पेमेंट। इज दिस क्लियर नाउ? अब ये जो है, ये जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन से रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा एक्सपेंशन जॉइंट में? डॉवल बार्स जो है वो डॉवल बार इसमें देंगे, एंड इट विल बी एट फुल विड्थ ऑफ द स्लैब एंड आर 3/4 to 1 inch wide along the longitudinal direction। ये जो स्पेसिंग है ना, ये 3/4 से लेकर 1 इंच के दरमियान होगी। ये जो स्पेसिंग है, ये जॉइंट की जो स्पेसिंग है, तो ये स्पेसिंग जो है दिस विल बी बिटवीन 3/4 to 1 inch वाइड। क्लियर होगी बात? और ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहाँ पे जो है वो डबल बार्स देंगे टू फॉर लोड ट्रांसफर। अब क्या किया जाता है? जॉइंट को एज इट इज नहीं छोड़ा जाता है। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर से इसमें पानी भी जा सकता है, डेब्रस मटेरियल या कुछ भी इसमें से जा सकता है। तीसरा ये है कि ये राइड कंफर्ट को भी इफेक्ट करता है अगर इसको एज इट इज छोड़ा जाए। तो इसमें क्या करते हैं, उसमें कोई भी फिलर मटेरियल डालते हैं, कोई रबर हो गया या बिटुमिनियस मटेरियल हो गया, जो कि एक्सपेंशन को अलाउ भी करें और इस राइड क्रैक को फिल भी करें। क्लियर होगी बात? लेकिन आजकल मॉडर्न कंसेप्ट इसका ये है कि यहाँ पे ऊपर पे ये स्टील का एक फ्रेम बनाया जाता है, जिससे ये होता है कि जॉइंट की स्पेसिंग एज इट इज रहती है और ऊपर जो है वो राइड कंफर्ट जो है वो इंप्रूव हो जाता है। क्लियर होगी बात? दिस इज एक्सपेंशन जॉइंट। यूजुअली अक्सर ब्रिजेस पे आप लोगों ने इस किस्म के जॉइंट्स देखे भी होंगे। दूसरा हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को इन अदर वर्ड्स हम कंट्रोल जॉइंट भी कहते हैं। कंट्रोल जॉइंट का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द क्रैक्स। अब किस किस्म की क्रैक्स?
श्रिंकेज की वजह से, श्रिंकेज क्यों आती है पेमेंट के ऊपर? जब आप क्यूरिंग करते हैं ना पेमेंट की, तो पेमेंट में श्रिंकेज, क्यूरिंग की वजह से मुख्तलिफ किस्म के श्रिंकेजेस कॉज हो सकती है, एंड इट कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन द पेमेंट। क्लियर है? अब उस क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रैक्शन जॉइंट दिया जाता है, लेकिन ये कंट्रैक्शन जॉइंट जो है वो एक ग्रूव सा बनाया जाता है, फुल डेप्थ में नहीं होता, ये पेमेंट की तह तक नहीं लेके जाते, बल्कि पेमेंट के सरफेस के ऊपर ही एक ग्रूव बनाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर ये इस व्हाई वी कॉल इट कंट्रोल जॉइंट। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेमेंट, ठीक है। अब इस पेमेंट में किसी भी रीजन में ये क्रैक डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये क्रैक देखें अभी आगे बढ़ रहा है। जहां पे वीक जोन होता है या जहां पे क्रैक्स के डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होती हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। अब ये क्रैक्स जो है ये खुद बहुत डेवलप होते जाएंगे और ये आगे तक इस तरह बढ़ेंगे। समझ आ रही है? जितनी पेमेंट की अलोंग द लेंथ है वो ये क्रैक्स बढ़ेंगे। तो क्या किया जाता है, यहां पे ये एक जॉइंट बना दिया जाता है। जब ये जॉइंट बना देते हैं तो ये क्रैक्स जो है इसी जॉइंट के ऊपर ही रुक जाते हैं, इसी जॉइंट से आगे नहीं बढ़ते। दैट इज द रीजन कि यहां इसको हम कंट्रोल जॉइंट भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, यानी ये जॉइंट ये क्रैक्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो रही है, हमने यहाँ पे जॉइंट दे दिया, इससे क्या होगा, लेकिन ये जॉइंट जो है इसकी विड्थ भी बहुत कम होती है और इसकी ये जो डेप्थ है, यहाँ पे आप देखें ये क्रॉस सेक्शन है पेमेंट का, तो यहाँ पे देखें ऊपर ही आपको ये ग्रूव नजर आ रहा है, नीचे तय तक इसकी जो विड्थ, इसकी जो डेप्थ है वो बॉटम तक नहीं गई है, बल्कि सरफेस के ऊपर ही छोटा सा एक जॉइंट दिया जाता है। एंड दिस इज द मेन एम इज टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स। ठीक है, लेकिन ये वहां पे देते हैं सर। जी सर, ये हम मेंटेनेंस के दौरान देते हैं कि नहीं कंस्ट्रक्शन के दौरान ही देते हैं? क्योंकि क्रैक्स तो जो कंस्ट्रक्शन के बाद आती है। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये दोनों पॉइंट पे दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे तब देते हैं जब डिजाइनर को पहले से पता होता है कि ये जो रीजन है ये वीक जोन है पेमेंट के अंदर, तो वो पहले से ही उसमें ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे देता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ठीक है, ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, ये उनको पहले से पता होता है कि यार ये जो रीजन है दिस इज द वीक रीजन इन द पेमेंट, तो वो वहां पे पहले से दे सकता है। लेकिन अगर वो बाद में जाके इस तरह की क्रैक्स नमूदार हो जाए और बाद में पता चल जाए कि उसमें पेमेंट में ये रीजन जो है वीक है, तो वो ही कैन गिव इट लेटर ऑन एज वेल। ठीक है ना, कि उस पॉइंट पे आप दे दे ताकि क्रैक्स जो है वो उस पॉइंट से आगे प्रोपेगेट ना कर जाए। तो इन दोनों केसेस में दे सकते हैं, दोनों पॉइंट्स पे दे सकते हैं। क्लियर होगी बात? सर हमने कंक्रीट में पढ़ा था कि क्रैक जो है ये वाटर की तरफ भी रास्ता, मतलब कि जो भी रास्ता इसके लिए मिल जाता है वहां से वो प्रोपेगेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम ऊपर ग्रूव की तरह ऊपर ही देते हैं, तो ये तो यार खुदा के बंदे, क्रैक जो है वो नीचे से नहीं आता। क्रैक अक्सर सरफेस पे, मोस्ट ऑफ द क्रैक्स जो है वो सरफेस के ऊपर जनरेट होती हैं और वो आगे प्रोपेगेट करती हैं आगे की तरफ। ये जो कंट्रोल जॉइंट्स हैं, ये जो किस क्रैक्स को कंट्रोल करता है, ये सरफेस क्रैक्स की बात हो रही है। क्लियर होगी बात? ये सरफेस क्रैक्स की बात हो रही है और ये सरफेस पे ही सबसे पहले क्रैक बनता है, वो फिर नीचे बॉटम तक पेनिट्रेट होता है ना वो क्रैक। अब सबसे अगर हम सरफेस क्रैक को कंट्रोल करें तो तभी जाके वो नीचे पेनिट्रेट नहीं होगा ना, ये तो दोनों अतराफ से प्रोपेगेट होगा, आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा क्रैक। समझ आ रही है? लेकिन पहले आगे जाएगा फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है ना? तो हम ये जब क्रैक इस किस्म का जॉइंट दे देते हैं तो हमने क्रैक को रोक दिया है। जब सरफेस के ऊपर क्रैक नहीं बनेगा तो नीचे भी क्रैक नहीं जाएगा ना। सही है सर। ठीक है, ये तो क्रैक्स जो आती हैं वो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की लोड्स की वजह से भी क्रैक्स आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे एक्सपोज्ड पोर्शन जो है वो तो सरफेस ही है, सबसे पहले सरफेस पे आएगा फिर जाके नीचे पेनेट्रेट होगा इनटू द बॉटम।
अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट है, दिस इज कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट कौन सा है? जैसे नाम से जाहिर है, गैप्स बिटवीन द कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी एक दिन आपने काम जहां तक कंप्लीट किया, अगले दिन जहां से आप काम शुरू करेंगे तो वहां पे ये जॉइंट दिया जाता है। ठीक है, ये अलोंग द फुल डेप्थ होता है ये जॉइंट, और यहाँ पे भी फिर हम डबल बार्स देते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्स जॉइंट है, तो तमाम ट्रांसवर्स जॉइंट में हम डबल बार्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आपको एक फ्रेम नजर आ रहा होगा, ये जो फ्रेम है ये उन्होंने लगा लिया, एक डब्बा सा है, देखिए। अब इससे आगे ये काम शुरू करेंगे और ये जो डब्बा है यहां से जब हम रिमूव करेंगे तो ये यहाँ पे ऑलरेडी एक जॉइंट बन जाएगा। फिर इसमें ये जो है रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, डबल बार्स की शक्ल में। नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइंट है, दिस इज हिंज जॉइंट। इसी हिंज जॉइंट को हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट भी कहते हैं। इसका मकसद क्या है? टू रिड्यूस द क्रैकिंग। वैसे तमाम जॉइंट्स का मकसद रिड्यूस क्रैकिंग है, लेकिन ये जो क्रैक्स को रिड्यूस कर रहा है, ये सेंटर लाइन के इर्द गिर्द जो क्रैक्स आती हैं पेमेंट के सेंटर में, वो इस किस्म की क्रैक्स को ये हिंज जॉइंट जो है या ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो है वो रिड्यूस करता है। ये क्रैक्स किस वजह से आती हैं? सेंटर लाइन में क्रैक्स, ये श्रिंकेज क्रैक्स कहलाती हैं और यूजुअली ये क्योरिंग के दौरान आती हैं। जब पेमेंट को क्योर किया जाता है तो पेमेंट सेंटर की तरफ श्रिंक हो जाता है। अब उस श्रिंकेज की वजह से इसमें सेंटर लाइन में मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स आ जाती हैं। ठीक है, इसकी वेट जो है ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि भाई अगर आपके पास वेट ऑफ द पेमेंट 4.5 मीटर से बढ़ जाए तो फिर हर सूरत में ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट देना जरूरी है। लेकिन अक्सर हमारे पास ये होता है कि ये जो विड्थ ऑफ द सिंगल लेन है वो 3.5 या 3.75 फीट के दरमियान होता है। इस वजह से बजाय 4.5 के हम 3.5 या 3.75 मीटर पे ये जॉइंट देते हैं, ताकि ये जो, चूंकि ये देखें ये लेन है हमारे पास फॉर एग्जांपल, और ये सेंटर में ये जॉइंट हमने दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये गाड़ी गुजरेगी, यहाँ पे इस तरफ की गाड़ी गुजरेगी। अब बजाय इसके इसको मैं यहाँ पे दे दूं ये जॉइंट, क्या होगा यहाँ पे? और ये सेंटर लाइन है मेरे पास रोड का। अब क्या होगा? इसके ऊपर जब गाड़ी गुजरेगी इस वाली लेन में तो इट विल कॉज मोर डिस्कम्फर्ट। ठीक है, बिल्कुल रोड के बीच में आपने क्रैक दे दिया, तो बजाय इसके के बीच में दें, हम क्या कर लेते हैं, एक लेन को और दूसरे लेन के बीच में ये ले देते हैं। तो 4.5 की बजाय हम ये 3.5 मीटर पे ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक देते हैं, जॉइंट देते हैं। सॉरी, बार बार मैं जॉइंट को क्रैक बोल रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में मोस्टली टाई बार्स दिए जाते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये जो लॉन्ग जॉइंट है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। सर ये पीछे जो बताइए, जरा दोबारा बताएं सर, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ये देखें, इन दो सेंटेंसेस को जरा पढ़ें, आपको खुद समझ आ जाएगी। इन पेमेंट्स ऑफ विड्थ 4.5 मीटर देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड अ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। मतलब ये है कि जब टोटल पेमेंट की विड्थ 4.5 मीटर से बढ़ जाए तो फिर हर 4.5 मीटर के बाद आपको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट देना पड़ता है। लेकिन हम 4.5 मीटर के बाद नहीं देते, 3.5 से लेकर 3.75 मीटर के बाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको एक लेन और दूसरे लेन के बीच में दे देते हैं, बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल लेन के बीच में दे दें। समझ आ रही है? मतलब आपके पास दो लेने हैं तो 3.5 की दो लेने क्या होती हैं? 7 मीटर बनता है ना विड्थ। यस सर। टोटल देखें, ये ये आपके पास टोटल जो है वो 7 मीटर है फॉर एग्जांपल। अब ये कहता है कि 4.5 मीटर विड्थ पे दें, तो 4.5 मीटर किधर आएगा? इधर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो इधर देना जो है वो बेहतर होगा, या फिर हम बिल्कुल बीच में ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट दें, वो बेहतर होगा? सर बीच में अगर, हाँ, अगर सेंटर में दे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये भी जॉइंट फ्री हो जाएगा, ये लेन, और ये लेन भी जॉइंट फ्री हो जाएगा। समझ आ रही है? सेंटर में तो गाड़ी, तो इस वजह से ये जो है
ये 3.5 से लेकर 3.75 के बीच में ये जॉइंट दिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके, ये जो एस्टो का डिजाइन चार्ट है ये यूज किया जाता है, जिस तरह फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए डिजाइन चार्ट है, इस तरह रिजिड पेमेंट के लिए भी डिजाइन चार्ट है, और इसी तरह आप निकाल सकते हैं। वही ट्रांसफर लाइन है, वही तरीकाकार है इसका, लेकिन इसमें जो कुछ पैरामीटर्स हैं, ये देखें, रिलायबिलिटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें ईजल्स हैं, देखें रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ईजल। लेकिन इस साइड पे ये देखें इफेक्टिव रोड मड सॉइल का रेजिलिएंट मॉडुलस है, और ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे चूंकि डिजाइन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ चार्ट इंक्लूड किया है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि रिजिड पेमेंट की स्लैब को किस तरह डिजाइन करते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या किया जाता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में स्ट्रक्चर नंबर निकालते हैं। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे लाइन जो है आपको स्ट्रक्चर नंबर देता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर नंबर नहीं देता, बल्कि डिजाइन स्लैब थिकनेस आपको डी दे देता है डायरेक्टली। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पे आपको स्लैब की थिकनेस मिल जाती है। तो इसमें आप इस डिजाइन चार्ट के थ्रू इसमें आपको दोनों तरफ से जाना होगा। पहले आप यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और फिर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करती हैं वहां आपको आपको डिजाइन स्लैब की थिकनेस मिल जाती है। क्लियर होगी बात? तो दिस इज इसमें सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिजाइन चार्ट है वो आपको डायरेक्टली स्लैब की थिकनेस देता है, ठीक है ना, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में वो आपको स्ट्रक्चर नंबर देता है, और उसी स्ट्रक्चर नंबर से फिर आप थिकनेस डिटरमाइन करते हैं। क्लियर होगी बात? अब थोड़ा सा हम डिस्ट्रेसेस डिस्कस करेंगे कि रिजिड पेमेंट में कौन कौन सी डिस्ट्रेसेस आती हैं। इसमें आपके पास मोस्ट कॉमनली है क्रैकिंग, स्पॉलिंग, पंपिंग या सेटलमेंट, या इसको हम फॉल्टिंग भी कहते हैं। क्रैकिंग तो ऑलरेडी आपको क्लियर है, ये देखें मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स आपको रिजिड पेमेंट में नजर आ रही है, दीज आर कॉल्ड क्रैकिंग, ठीक है। अब स्पॉलिंग क्या है? स्पॉलिंग मींस टूट फूट जाना। इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ क्रैकिंग। जब क्रैकिंग को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, क्रैक को फिल ना किया जाए और उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, तो उसका एडवांस फॉर्म क्या आपके पास बनता है, ये उसका एडवांस स्टेज है, फिर ये स्पॉलिंग की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तीसरा हमारे पास है फॉल्टिंग। फॉल्टिंग में क्या होता है, ये देखें, एक स्लैब ऊपर रह गया, नीचे एक स्लैब नीचे की रह गया है, ठीक है। सेटलमेंट इसको हम कहते हैं, ये इस वाले पोर्शन में सेटलमेंट हुई है, ये वाला पोर्शन अपनी लेवल के ऊपर मौजूद है। अब इस सेटलमेंट की वजह से क्या होती है, दिस अल्टरनेटिव चेंज इन एलिवेशन ऑफ बोथ द स्लैब्स इज कॉल्ड फॉल्टिंग। इससे क्या होता है, डेफिनेटली राइड कंफर्ट मुतासर होती है। जब इसके ऊपर गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी को एक जंप सा फील होता है, एंड दिस इज, और इसके मेन रीजन क्या है कि ये नीचे जब सबग्रेड है उसमें अगर सेटलमेंट हो जाती है तो जाके ये स्लैब थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर का लास्ट स्लाइड है वो पंपिंग के हवाले से है। ये फॉल्टिंग हुई हुई है, ठीक है। ये देखें, स्लैब का एक पोर्शन ऊपर है और दूसरा पोर्शन नीचे है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्रैक में यहाँ पे पानी चला जाता है, ठीक है। जब ये पानी चला जाता है तो वो पानी स्लैब के नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है, समझ आ रही है, या फिर वाटर टेबल इस ऊपर आ जाता है, तो वाटर टेबल का जो पानी है वो भी नीचे एक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है। अब अगर नीचे क्रैक के पानी एक्यूमुलेट हो जाए और इसके ऊपर ट्रक गुजर जाए, लोड आ जाए, तो वो लोड क्या करेगा, इस नीचे वाले पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा क्या? नहीं करेगा। अब जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो पानी तो, जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने बताया कि रास्ता खुद बनाता है, तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी रास्ता बना है उस पानी के लिए, तो जब इस पानी के ऊपर प्रेशर आएगा तो ये प्रेशर फॉर्म में ये पानी सरफेस की तरफ आ जाएगा। तो ये देखें, ये रोड के ऊपर आपको पानी नजर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की वजह से नीचे की तरफ से पानी ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड पंपिंग। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं पंपिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द रिजिड पेमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, थोड़े बहुत आइडिया हो गया होगा अबाउट द रिजिड पेमेंट, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। दैट वाज द एंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2।
यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है यू कैन आस्क, ठीक है, और अगर किसी का नहीं है तो फिर ठीक है। तो